क्या वो पीओके आपको दहेज में मिला था कि आपने उठा करके पाकिस्तान को दे दिया? और क्या आप इन 70-80 साल के दौरान में पाकिस्तान को एक सेकंड के लिए भी खुश कर पाए? ये है कांग्रेस का विजन, ये है कांग्रेस की सोच कि अगर हम बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को अपना हिस्सा बना लेंगे, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। अरे पाकिस्तान तेरा साड़ा लगता है, जिज्जा लगता है, जो उसकी नाराजगी नहीं झेली जाएगी तेरे से। बड़ा युद्ध भी अगर होता है तो उसमें भी आज हमारा देश पूरी तरीके से सक्षम है। जिस तरीके से चाइनीज डिल्डोज एंड टॉयज जो पाकिस्तान अभी तक लेकर के घूम रहा था, वो सारे के सारे मार गिराए हैं। उसी प्रकार से हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ है और चाइना के टॉयज अगर इन फ्यूचर आएंगे भी तो रफाल एम जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसकी तैयारी ही चाइना को काउंटर करने के लिए की गई है। S-400 की और अधिक खेप हिंदुस्तान पहुंचेगी, जिससे कि हमारे सारे बॉर्डर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। आयरन डोम देखा है ना इजराइल वाला, हिंदुस्तान में आने वाला है। हालांकि जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये सारी चीजें कांग्रेस के जमाने में भी खरीदी जा सकती थी, लेकिन उस समय पर इनकी एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि इनका जीजा पाकिस्तान नाराज हो जाता। दूसरी बात कि इन सब में कोई मोटी घूस मिलने का सीधा सीधा रास्ता इनके दलालों के पास नहीं होगा, इसलिए ये नहीं खरीद पाए। अन्यथा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देश के पास में कितना पैसा है ये हमें आज चारों ओर हो रहे विकास से पता लगता है, और हमारी सैन्य शक्ति के बढ़ने के बाद इस बढ़ती हुई पावर को देख करके भी लगता है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की एक एक चीज, एक एक षड्यंत्र और एक एक काली करतूतों का खुलासा करूंगा, जिससे कि पूरे देश को तोड़ने और गुलाम बनाने की आसान रणनीति इन्होंने नरेंद्र मोदी के टाइम पर भी चलाई हुई थी। ऐसी कौन सी साजिशें हो सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन देश के अंदर छिपे हुए आधे मोर्चे को समझिए। ये किस प्रकार से इस देश के अंदर रह करके, हमारे आसपास रह करके हमें कमजोर करता है। इसको समझने के लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। CDS जनरल रावत ने कहा था कि हमारा देश ढाई मोर्चे पर लड़ रहा है, लेकिन आधा मोर्चा देश के अंदर है। सबसे पहली लड़ाई इस आधे मोर्चे के साथ है, जिसके साथ में सेनाएं नहीं लड़ सकती, हम आम नागरिकों को लड़ना पड़ेगा। यही चीज सिखाती है ये पुस्तक, ये कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी नहीं बल्कि साथ साथ अगर चीन आएगा उसको भी पेलने में सक्षम है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले 10-11 साल के अंदर अपने रक्षा सिस्टम को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया है जितना कि किसी ने पहले सोचा तक नहीं था। आज हमारे पास में इंडियन मेड ऐसे ऐसे राइफल्स, ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। कभी के टाइम में हमको अपनी रक्षा के लिए सारा सामान इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज हम हिंदुस्तान के अंदर हथियार बनाते हैं, आज हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे रेवेन्यू कमाते हैं, और साथ ही साथ जिनके पास में और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी इंपोर्ट करते हैं। अपने पूरे के पूरे तंत्र को इतना स्ट्रांग बना रखा है। एक टाइम था जब चाचा नेहरू की सरकार हुआ करती थी, 65 का युद्ध था। स्थानीय लोगों ने बांस के तीर बना बना करके चाइनीज से युद्ध लड़ा था और बेचारे मारे गए थे। और उस समय पर जब हमारा हिस्सा चला गया ना, तो उसके बाद संसद में खड़े होकर के बड़ी बेशर्मी से हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये बात कही थी कि अरे वहाँ उगता ही क्या था, वहाँ होता ही क्या था, चला गया तो चला गया। और उस समय पर महावीर त्यागी जी ने उनको जवाब दिया था कि हमारे सर के ऊपर भी कुछ नहीं उगता है, क्या इसको भी काट कर हम चाइना को दे दें। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती थी संसद के अंदर। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि बाद में आने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भी कोई परमाणु परीक्षण तक नहीं किया था कि कहीं हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध न लग जाए। एक और वीडियो है, उसमें बताऊंगा किस प्रकार से बलूचिस्तान और सिंध को हिंदुस्तान में इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि नेहरू चाचा को यह लगता था कि हमारे पाकिस्तान के साथ में संबंध खराब हो जाएंगे, और पाकिस्तान के साथ में संबंध अच्छे बने रहें। क्या इसीलिए तुमने सोने के कटोरे में पीओके थमा दिया था? क्या वो पीओके आपको दहेज में मिला था कि आपने उठा करके पाकिस्तान को दे दिया? और क्या आप इन 70-80 साल के दौरान में पाकिस्तान को एक सेकंड के लिए भी खुश कर पाए? ये है कांग्रेस का विजन, ये है कांग्रेस की सोच कि अगर हम बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को अपना हिस्सा बना लेंगे, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। अरे पाकिस्तान तेरा साड़ा लगता है, जिज्जा लगता है,
जो उसकी नाराजगी नहीं झेली जाएगी तेरे से। लेकिन वो दौर गुजर चुका है और आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, लेकिन कांग्रेस आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। आज हम एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं मित्रों, किस प्रकार से इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर हमारी सेनाओं ने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है और उनकी डील जब हो रही थी, कांग्रेस किस प्रकार से उस डील को कैंसिल कराने के लिए डोल रही थी, किस प्रकार से परेशान हो रही थी और उसने किस प्रकार से अपने पिछवाड़े तक के जोर लगा दिए थे इन सारी डील्स को रोकने के लिए। तो चलते हैं 2016 में, सरकार को आए हुए 2 ही साल हुए थे। 59,000 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी फ्रांस के साथ में रफाल के लिए कि हमको 36 रफाल सबसे पहले चाहिए। राहुल गांधी जी रफाल लेकर के पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये डील तो हमारे साथ में बहुत पहले बहुत सस्ती हो रखी थी। राहुल जी उसी इल्यूजन में जीते हैं कि 10 साल पहले तो हमने सोना 36,000 रुपए लिया था, आज की तारीख में 1 लाख कैसे हो सकता है? आज सरकार सोना 1 लाख रुपए तोला कैसे खरीद सकती है? साथ ही साथ राहुल जी उस प्रकार के नेता हैं कि थैला तो 5 रुपए का आता है, आपने 5 रुपए में क्यों नहीं लिया? लेकिन थैले के अंदर जो 1,000 रुपए का सामान आ रहा है उसके बारे में राहुल जी सोचते ही नहीं है। असल में जो रफाल हमने लिया उसके साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मिसाइल्स होती हैं, उनकी खरीदारी भी अत्यंत आवश्यक होती। लेकिन राहुल जी जो रेट बता रहे थे वो भी बहुत पुराने रेट बता रहे थे, वो भी जो कि इन्होंने खरीदे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बुरा मान जाएगा ना भाई, क्योंकि अफगानिस्तान बुरा मान जाएगा, बांग्लादेश बुरा मान जाएगा, चाइना बुरा मान जाएगा। वो इसलिए बुरा नहीं मानेंगे कि यार रफाल हमसे ले लेते, नहीं, वो इसलिए बुरा मान जाते कि यार तुमने ले क्यों लिया? साला हम तो तुम्हारे देश के अंदर घुस करके बम फोड़ना चाहते थे, हम तो आकर के होटल ताज को उड़ाना चाहते थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हम लोगों को गोलियां मारना चाहते थे, अरे हम तो सरोजनी नगर में बम फोड़ना चाहते थे, बेस्ट बेकरी को उड़ाना चाहते थे, अरे हम तो अंदर आकर के पूरा दामाद की तरह रहना चाहते थे। साला तुमने रफाल कैसे ले लिया? कांग्रेस इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रही थी। कहीं पर कोई आतंकवादी हमला होता था तो कहते थे कि मुसलमान बदनाम हो जाएगा, पाकिस्तान बुरा मान जाएगा, इसकी बहन की ये पाकिस्तान इसका जीजा लग गया क्या? लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस की नियति क्या कहती है कि हमें सिर्फ बंदूक खरीदनी चाहिए। बंदूक आती है 1 लाख रुपए की, मोदी जी ने 2 लाख रुपए काहे में खर्च करे? मोदी जी कह रहे कि भाई मुझे बेल्ट चाहिए, मुझे कारतूस चाहिए, वह बेल्ट में यहां बांधू, छाती लो पूरी बांध लूंगा, उसके बाद मुझे फायरिंग भी तो करनी है। बोला ना, कैसे खरीद लेगा तू? मैं तो रफाल की सस्ती डील करी थी। बे तेरी मतलब तेने खरीदा क्यों नहीं भाई? फिर इसमें इतनी टांग अड़ाई गई, इतनी टांग अड़ाई गई, और आज आप देखो 9 मदरसे फोड़े, 90 आदमी मारे, और उसमें भी सबसे बड़ा एक आतंकवादी जिसकी दुश्मनी अमेरिका और इजराइल तक निकाल नहीं पाया, वो हिंदुस्तानियों ने फोड़ दिया। और कैसे फोड़ा? रफाल से ही फोड़ा है। आज मुझे बताओ कि जो चौकीदार ही चोर है कहने वाली कांग्रेस थी, क्या उसको रफाल के ऊपर या फिर रफाल के द्वारा जिन मिशंस को अंजाम दिया गया है, क्या उसके ऊपर उसको गर्व महसूस नहीं हो रहा है? क्या आज उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि हमने इसी रफाल के खिलाफ पूरा का पूरा षड्यंत्र चलाया था? और यही नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने फंडिंग करी और इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी थी। दूसरे नंबर पर आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस से लिया गया था। 2018 में 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी और इसकी लागत थी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए। मित्रों, जिस समय पर S-400 लिया जा रहा था उस समय पर ना केवल संसद ठप करी गई, ना केवल पूरे विश्व के अंदर यह माहौल बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी ने इसमें भी दलाली खाई है, बल्कि यह तक कह दिया गया कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, इससे तो हमारे अमेरिका के साथ में भी संबंध खराब हो सकते हैं क्योंकि हम तो रूस से ले रहे हैं। आज वही सुदर्शन खड़ा होकर के हमारे हर एक शहर की जान बचा रहा है। पूरे पाकिस्तान की तशरीफ में आज मिसाइल घुसेड़ रखी है, वो घुसेड़ रखी सिर्फ और सिर्फ S-400 ने। और ये कांग्रेस, ये नीच लोग उस समय पे इसका भी विरोध कर रहे थे, संसद ठप करने की धमकी दे रहे थे, उस टाइम पर भी कह दिया कि घूसखोरी चल रही है। इसके बाद में नंबर आता है चिनूक विमान का। वैसे दोस्तों देखा जाए तो चिनूक विमान का जो स्वैग है ना, वो जब उड़ता है तो लगता है कि हिंदुस्तान या किसी भी देश की सेना में कोई पावर है। 2-2 पंखड़ी घूम रही हैं, टैंक को उठा के ले जा रहा है। बड़े बड़े जो टैंक होते हैं, भारी 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 भरकम, या खूब सारी सेना, खूब सारा सामान ले जाना हो, कितनी भी ऊंचाई तक ले जाना हो, उसको ले जा करके छोड़ देगा। जिन टैंकों को हम कंधों पर कभी बोफोर्स टाइप ले जाया करते, हालांकि बोफोर्स में तो बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था, लेकिन जो बड़े से बड़े टैंक, वो जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने देखा आपने वो चलते हुए, वो वाले तलक को भी नीचे टांग के ले जा रहा है भाई। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक जब विमान लिए जा रहे थे तो उसमें भी कांग्रेस कह रही थी
कि अब कहाँ गया मेक इन इंडिया, अब आपने हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं बनाया, हिंदुस्तान के अंदर बने हुए जहाज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। भाई साहब, जिन्होंने 70 साल में कोई सिस्टम डेवलप नहीं करा, कोई R&D ऐसी नहीं बनाई कि हम ऐसे बड़े बड़े युद्धपोत बना सकें, बड़ी बड़े टैंक्स बना सकें, बड़े बड़े विमान बना सकें, ऐसा कोई एंटी बैलिस्टिक बना सकें, या फिर कोई S-400 जैसा बना सकें, या फिर रफाल बना सकें। अब तो रफाल से भी एडवांस आ रहा है भाई, उसको देखेंगे ना दिमाग चकरा जाएगा। मतलब ऐसा उसको देखते ही जोश इतना भर जाता है कि भाई उसकी लैंडिंग भी एकदम खड़े होके होती है। मैंने सुना है कि इसका नाम ही M है, लेकिन हिंदुस्तान इसकी डील भी करने जा रहा है। अब देखते हैं कि कांग्रेसी इसके पीछे कितना आर करते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इन सब को कांग्रेस रोकना चाहती थी, और उसका कारण एक था कि किसी भी देश से कोई भी सुरक्षा का उपकरण खरीदने के टाइम पर इनकी उसके साथ में डीलिंग होती थी, प्राइस ओवर प्राइस किए जाते थे, उसमें इनकी खुद की एक पत्ती हुआ करती थी, और कांग्रेस इस प्रकार से खूब पैसा कमाती थी। क्योंकि अगर सेना के नाम पर इनके घोटालों की लिस्ट आप सुनेंगे तो उसमें सबसे पहली है बोफोर्स स्कैम, फिर आता है जीप स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, इवन जूतों तक का स्कैम किया गया, फिर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। इस प्रकार से पूरी की पूरी लिस्ट है मित्रों, आप साइड में देख सकते हैं कि सेना के नाम पर इतने सारे घोटाले किए हुए थे, और वो भारत की इस तैयारी को रोकना चाहते थे। मित्रों, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक करके पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारे पास में रफाल ना होता, चिनूक ना होता, टैंक ना होते, S-400 ना होता, तो आज हमारा हिंदुस्तान, हमारी अवाम, हमारी जनता क्या इतने ही आराम से घर में बैठ कर के खाना खा रही होती, टेंशन फ्री होकर के अब तक IPL देख रही होती? इसका जवाब आप मुझे दिल से नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर आता है अपाचे हेलीकॉप्टर का, जो कि एकदम एडवांस है और किसी भी युद्ध में कहीं पर भी हमारे लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में बहुत अहम है, और युद्ध के समय पर खास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले दिनों जनरल बिपिन रावत जी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, उस तरीके की दुर्घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए अपाचे की खरीद हुई थी। लेकिन इसके ऊपर भी कांग्रेस ने खूब आर मचाया था, और राहुल गांधी जी ने तो संसद ही ठप करवा दी थी। पूरा का पूरा विपक्ष उस समय पर चौकीदार चोर है चिल्ला रहा था। हालांकि जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये सारी चीजें कांग्रेस के जमाने में भी खरीदी जा सकती थी, लेकिन उस समय पर इनकी एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि इनका जीजा पाकिस्तान नाराज हो जाता। दूसरी बात कि इन सब में कोई मोटी घूस मिलने का सीधा सीधा रास्ता इनके दलालों के पास नहीं होगा, इसलिए ये नहीं खरीद पाए। अन्यथा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देश के पास में कितना पैसा है ये हमें आज चारों ओर हो रहे विकास से पता लगता है, और हमारी सैन्य शक्ति के बढ़ने के बाद इस बढ़ती हुई पावर को देख करके भी लगता है। लेकिन पहले भी ये पैसा था, पहले कहाँ जा रहा था और अब यहाँ लग रहा है, दोनों डिफरेंस मालूम हो रहे हैं। लेकिन जनता फिर भी मूर्ख है, जनता फिर भी कांग्रेसियों के बहकावे में बहुत जल्दी आती। इसके बाद में लिया गया था स्पाइस 2000 मिसाइल इजराइल से, और यही था जिसका इस्तेमाल हमने बालाकोट स्ट्राइक में किया था। लेकिन मित्रों, जब यह खरीदा जा रहा था, कांग्रेस उस समय पर भी पजामा निकालकर शीर्षासन में संसद के सामने विरोध कर रही थी। मिराज 2000 जिसको खरीदा गया था फ्रांस से, कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया था, और जब भारत ने मिराज को और ज्यादा अपग्रेडेड कराने के लिए, मॉडिफाई कराने के लिए पैसा लगाया, तो उसका विरोध भी कांग्रेस ने उसी प्रकार से नंगा नाच करके किया था जिस प्रकार से रफाल का किया था। लेकिन इसका इस्तेमाल भी बालाकोट में हो चुका है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल से लिया गया था, और राहुल गांधी एंड टीम ने कहा कि बहुत महंगा खरीदा गया है, क्योंकि हमने तो 20 साल पहले इसके दाम काफी कम सुने थे। राहुल गांधी जी उसी इल्यूजन में जी रहे हैं कि नेहरू जी के टाइम पर तो 15 रुपए तोला सोना हुआ करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के टाइम में आम आदमी को, गरीब आदमी को, जिसको रोटी नसीब नहीं हो रही, वो 1 लाख रुपए तोला सोना खरीदने के लिए मजबूर है। उसकी कनपट्टी पर बंदूक लगा करके 1 लाख रुपए तोला सोना खरीदवाया जा रहा है। ये नहीं सहन होगा मोदी जी। वही चीजें कि कांग्रेस आज भी 75 साल पुराने काल में जी रही है, उसको ये नहीं पता कि देश के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। ये वही कांग्रेस है जो कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी तुम कायर हो, कब पाकिस्तानियों को मारोगे, और आज वही कांग्रेस पाकिस्तानियों के मारे जाने पर शोक मना रही है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां फ्रांस से जो लेनी थी वो कभी कांग्रेस के जमाने में तय की गई थी, और इन्होंने उसका पैसा ही नहीं भरा। 6 पनडुब्बियां आनी थी, और वो कब आई? नरेंद्र मोदी के टाइम में, 2017 से 2023 के बीच में। इस टाइम पर उनके पैसे बढ़ने ही बढ़ने थे, लेकिन कहा यह गया कि हमने तो तय 10 रुपए में कर रखे थे, भाई तुमने 15 रुपए क्यों दिए?
लेकिन भाई ये नहीं देख रहा कि 2005 में तय किया था, 2023 में डिलीवरी मिल रही है, इसमें 18 साल लग गए। 18 साल में हमारी महंगाई कहां तक बढ़ चुकी है। लेकिन राहुल जी, आपने उस समय पर देश के सामने जो नंगा नाच किया था वो सारी दुनिया जानती है, और आज वही चीजें हमारे काम आ रही हैं। दोस्तों, कुछ चीजें फटाफट मैं आपको बता देता हूं। हर्मिस 900 ड्रोन इजराइल से हमने लिया था। P-8I पोसाइनिक एयरक्राफ्ट हमने अमेरिका से लिया था। इनका प्रयोग सीमा पर टोही मिशन और समुद्र की देखरेख में होता है। और इन सब के ऊपर भी राहुल जी एंड टीम ने मिलकर के इतना ज्यादा विरोध किया था कि सरकार कोई और होती तो एक बार को हाथ जोड़ करके इनके पैर पकड़ कर कह देती कि यार, तुमने हर एक चीज में विरोध करना है, हम नहीं खेल रहे भाई साहब। सत्ता भी तुम ही लो, कुंजी भी तुम ही लो, जो करना है करो, चाम उदाओ, हम नहीं देख रहे इस देश को। लेकिन वो नरेंद्र मोदी था, खड़ा रहा और इनकी सारी गालियां सुनते हुए भी सारी की सारी डील करी। और एक बड़ा युद्ध भी अगर होता है तो उसमें भी आज हमारा देश पूरी तरीके से सक्षम है। जिस तरीके से चाइनीज डिल्डोज एंड टॉयज जो पाकिस्तान अभी तक लेकर के घूम रहा था वो सारे के सारे मार गिराए हैं, उसी प्रकार से हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ है। और चाइना के टॉयज अगर इन फ्यूचर आएंगे भी तो रफाल एम जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसकी तैयारी ही चाइना को काउंटर करने के लिए की गई है। S-400 की और अधिक खेप हिंदुस्तान पहुंचेगी, जिससे कि हमारे सारे बॉर्डर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। आयरन डोम देखा है ना इजराइल वाला, हिंदुस्तान में आने वाला है। हिंदुस्तान आजकल उसी के आनंद ले रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कांग्रेस के इन कुकृत्यों की थोड़ी सी भी याद आई तो थूकिए इस पार्टी के ऊपर जिसने हमारे देश को इतना कमजोर कर दिया कि इन्होंने पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। आदिवासी लोग बांस के तीरों से लड़ते लड़ते मर गए। सिंध और बलूचिस्तान की रियासतें कहती कहती थक गई कि हमें अपने मिला लो, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के डर से उनको अपने में नहीं मिलाया। ये सुपर पावर थी नेहरू जी के टाइम में, और उसको एक लीगेसी समझ करके पूरी कांग्रेस ढोती आ रही थी कि हमें कभी भी कोई परमाणु शक्ति नहीं बनना है, हमें एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनना है, ताकि कल ये जॉम्बीज आकर के हिंदुस्तान की जनता के ऊपर राज कर सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक जिसको कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ऐसे समय में, इसको अवश्य लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।